बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरी मैंने एक ही शेयर करनी है और स्टोरी यही है कि मुख्तार आ गल वध गई है, ना तो हुकूमत दसदी पई है तो ना कोई होर दसदा पिया। ये क्या चक्कर है, इसी पर ही बात करेंगे। और जल्दी से आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जहाँ घंटी का निशान बना हुआ है उसे प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। दो ही प्रोजेक्ट्स फ़िलहाल हमारे चल रहे हैं, एक कुर्बानी प्रोजेक्ट, एक पानी प्रोजेक्ट, एक वाटर प्रोजेक्ट, एक कुर्बानी प्रोजेक्ट। बस जल्दी से, टाइम है कोई नहीं, आप इसी नंबर पर रब्ता कीजिए जनाब। और मैं मेन स्टोरी पर आता हूँ, लेकिन मेन स्टोरी से पहले कुछ दोस्त कहते हैं जनाब क्रिकेट के मैच पे भी ज़रा बात करें। भाई क्या बात करें, दिल जलाने के मुतरादिफ है। वो इंडिया से हस्बे साबिक हार गए माशाल्लाह, और जनाब अमेरिका से जो कि नौमौलूद टीम थी, बिल्कुल ताज़ा पैदा हुई हुई टीम, उससे भी हार गए खैर से, ठीक है। तो अब उसके बाद क्रेडिट किसको जाना है मुझे नहीं पता। एक मैच में मसलन शादाब को आप डिसक्रेडिट दें या कुछ, या मोहसिन नकवी साहब को क्रेडिट देना है या किसको देना है, मुझे इस चीज़ की भी समझ नहीं आती कि वजारत दाखिला होते हुए खैर से वो क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन भी हैं पीसीबी के, तो खैर छोड़ें इसको। उसके बाद जो है ना, आ जाएँ उस मेन स्टोरी पर। मामला क्या है ये आप ज़रा सुन लें, फिर आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मामला क्या है। ये गुफ्तगू सुन लें अलीमा ख़ान साहबा की, और साथ ही जो है ना मैं आज आपको बहुत सारी इम्पॉर्टेंट चीज़ें दिखाने लगा हूँ, सुनाने लगा हूँ। एक नहीं कई सुनाने लगा हूँ। मोदी से इमरान खान ने पैसे लिए, कितने लिए, ये बहुत बड़ा इंकशाफ आया है, इस पे भी बात करेंगे। और जनाब ये कौन तैयारी कर रहा है खान साहब को मरवाने की, और कौन उसकी कंपेन चला रहा है, क्या ये चक्कर क्या है ये खान, ये ज़रा बात सुने। अलीमा ख़ान साहबा और अली अमीन गंडापुर की बहस हो रही है। ये बहस इंडिया में नहीं हो रही, ये पाकिस्तान में हो रही है। जी हाँ, ये एक खैबर पख्तूनख्वा यानी एक सूबे के, बड़ा सेंसिटिव सूबा है, उसके वज़ीर आला हैं, और दूसरी वो इमरान खान साहब की बहन है, ठीक है ना। ये क्या बहस कर रही हैं ये ज़रा सुन लीजिए पहले। सब क्लियर हो जाए। हमने खूब के लिए, और ये अली आप चाहे आप कह रहे हैं ना इमरान खान कॉल देगा, जेल में बैठकर वो कॉल नहीं देगा। आप पहले आप लोग फैसला करेंगे, आप लोग कब तैयार हैं, आपकी मर्जी है। लेकिन मैं अपना बता रही हूँ, हमारी जो फैमिली है, जब हमें उसकी जिंदगी खतरे में नजर आई, या केसेस की नाजायज जब खत्म हो गए केसेस, मैं अपना बता रही हूँ, हमारी फैमिली तो जाकर अडियाला के बाहर बैठ जाएगी। यह हमारा फैसला है। अगर इन्होंने केसेस जब खत्म हो गए, उसके बाद ना हक और नाजायज नैब, ये मोहसिन नकवी और ये शहबाज शरीफ और ये मरियम नवाज, इन्होंने जिनकी हुकूमत है, उन्होंने कोई और नाजायज नैब के थ्रू केसेस बनाए, उसको जेल में रखने के लिए हम अडियाला जेल के बाहर से नहीं उठेंगे। ना मुझे कॉल की जरूरत है। हम ठीक है, ये बहुत बिल्कुल ठीक कमेंट है ये भी। लेकिन इस पर थोड़ी बात करते हैं, हम ओवैसी भी करने शेख मुकास इसमें आपका जरूर कमेंट चाहूंगा इस वाली बात करने। मैं पॉलिटिकल ऐड करूं भाई, ये बातें पॉलिटिकल भी है। बात ये है कि इमरान खान से जो मुलाकात होती है, आपकी मुलाकात इमरान खान से कमरे में मोस्टली होती है कि जिस कमरे के अंदर बगिंग लगी है और खान साहब को पता है कि बगिंग होती है। मेरी कभी उससे मुलाकात ओपन एरिया में भी होती है, नहीं छोड़ते, मैं बड़ा जोर जोर करके एक मौका ढूंढ लेता हूँ। तो बात यह है कि उस तरीके से जो वो हमें निकलना होगा ना, तो ये फिर वो निकलना है एक दफा कि फिर हमने वापस नहीं आना। अपने बच्चों को, घर वालों को हमने बताना है कि खुदा हाफिज, अब हम आएंगे तो या जिंदा आएंगे तो पाकिस्तान कोई और पाकिस्तान होगा, और या फिर हमारे जनाजे पढ़ लेना, शायद हमारी लाश भी ना मिले, क्योंकि इस दफा जो होनी ऐसी तो वैसे नहीं होनी। तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट ये है कि इमरान खान कॉल कोई बैठ के मीडिया को नहीं देगा, जिन्होंने मीडिया को कॉल दे दी और इमरान खान फांसी जेल में बैठा हुआ, माफ करे, कि इमरान खान ने कराया सारा काम, हम ये बटन सब लेने को तैयार है। लेकिन हमें कोई इशारा जब मिलेगा कि अब हमें निकल के और बैठ जाना है और फिर नहीं हटना, और जबरदस्ती गुजरेगी, हमें मुकाबले तक आएंगी, तो उसके लिए माशाल्लाह हमारा सुबह रेडी है। बाकी पाकिस्तान में सारे से जो हालात चल रहे हैं यहाँ तक, जो टिकटें दी है आप लोगों ने, जिन निकम्मे लोगों को दी है, इस सोच के साथ कि ये इमरान खान का वोट जीत जाएगा, इमरान खान के वोट पे जीत तो जाएगा, या वोट जाया हो जाएगा, या वोट की चौकीदारी नहीं कर पाएगा। मैं सिर्फ ये कहना भी जा रही हूँ, लेकिन मैं ये कह के जाना चाहती हूँ, कॉल का नहीं इंतजार करके जाके बैठ कोई 50 बजे निकाले सामान बना, तो निकलेंगे। लेकिन जो खान साहब कह दे पे निकल रहे हैं तो वहां बैठे, हम तो कहीं चला के बैठे। हमारा तो एक मकसद है, हमें रोकेगा तो हम नहीं रुकेंगे। इमरान खान हमें रोकेगा तो हम नहीं रुकेंगे। जब उसको निकालना हो, उसके लिए जब बैठना हो, वो भी नहीं रोक सकेगा। इमरान खान जब हमें रोकेगा हम तब भी नहीं रुकेंगे। अली अमीन साहब कह रहे हैं इस दफ़ा कश्तियाँ जला के बैठे हैं, अब निकलेंगे तो अपनी औलादों को बताएंगे कि या तो हम ज़िंदा आएंगे, नया पाकिस्तान होगा, या फिर हमारी लाशें भी नहीं मिलेंगी, हमारे जनाजे पढ़ लेना। ये हालात हैं। ये 9 मई से कोई बड़े प्लान की तैयारी हो रही है। एक तरफ ये है, ये कौन है, ये इंडिया में कर रहे हैं, नहीं ये पाकिस्तानी हैं। ये किसके ख़िलाफ़ कर रहे हैं
साथ ये भी कह रहे हैं कि जनाब खान ने कॉल नहीं देनी मीडिया को, अगर वो मीडिया कॉल दे तो फिर तो उनका नाम हो जाएगा कि जनाब इसी ने कॉल दी है। हमें जैसे ही इशारा मिलेगा, तुम्हें इशारा कहाँ से, रात से मिलेगा, तुम्हें मोसाद से इशारा मिलेगा, तुम्हें मिलेगा वहीं से इशारा जिधर से पहले मिला था। और अगर 9/22 ये असल में मसला ये रियासत की कमज़ोरी है, मोहसिन नकवी साहब की कमज़ोरी है, शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत की कमज़ोरी है, ये कंट्रोल टावर की कमज़ोरी है, ये हाफिज़ साहब की कमज़ोरी है जिन्होंने इस तरह से छूट दी हुई है। वो जनाब रियासत के ख़िलाफ़ ये खुली बगावत है। अगर कोई और करता, आपने गला घोंटना है यूट्यूब का, फेसबुक का, ट्विटर का, सहाफ़ियों को गला घोंटना है, इजहार राय पर बूट रखना है, इनको कंट्रोल करें ना जिन्होंने सारा तमाशा लगाया हुआ है। कभी फायरवॉल की बात सुन रहे हैं, अब यही बात मैं करता हूँ तो कुछ नून लीग वालों को बड़ा तप चढ़ जाती है। कभी वो पंजाब का एक्ट आ रहा है, कभी उसमें, और उसको बिठा के कुकड़ खिला रहे हैं देसी घी में, और बकरे खिला रहे हैं, उसको बिठा के वहाँ ये काम हो रहा है। और बाकी बगावत पे और बगावत की ऑडियो और वीडियोज़ आ रही हैं, उन पे कोई पूछने वाला नहीं है। इन्होंने यहाँ फायरवॉल लगानी है यूट्यूब पे, ताकि जो मजदूरी कर रहे हैं लोग उनका गला घोंटा जाए। दूसरी तरफ क्या है, दूसरी तरफ कल लकी मरवत के करीब वो कुछ नौजवान हमारे शहीद हुए, और उनमें एक कैप्टन फराज़ इलियास भी थे। कैप्टन फराज़ इलियास का अभी 19 जून को निकाह था। ये दूसरी तरफ ये हालात हैं, दूसरी तरफ इस तरह की आप सोच सकते हैं उसकी माँ पे क्या गुजरी होगी कि जिसका 19 जून को निकाह हो और वो आज शहीद हो जाए, ये 8-9 दिन पहले वो शहीद हो जाए। अब आप अंदाज़ा कीजिए दूसरी तरफ ये हालात हैं। और अब ये कि ये हो क्या रहा है, ये ज़रा शहबाज गिल की या शहबाज गाली की सुने, जिन्होंने बाहर, आप काले भोंडों को दुआ करें भाई कि जिन्होंने शहबाज गाली को, जिन्होंने मुईद पीरज़ादा को, जिन्होंने आदिल राजा को, जिन्होंने बाकियों को बाहर भेजा, और वो फिर जो है ना बाकी बहुत सारों को बाहर भेजा, वो गए जनाब, जाते थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट। हमारी जो मूवमेंट है, आप किसी को, बाकी को, बहुत सारे शरीफ लोग जाते हैं, उनका ECL पे नाम होता है, वो मूवमेंट है, आज़ादी है उसकी, और आप मूवमेंट किसी की नहीं रोक सकते वहाँ। अब मैं कहता हूँ इन काले भोंडों की तनख्वाहें बंद होनी चाहिए। इन्होंने ऐसे लोगों को बाहर बिठाया है कि जिन लोगों ने आज नाक में दम कर रखा है रियासत के। शहबाज शरीफ साहब भाग रहे हैं बेचारे, कभी चाइना जाते हैं, उनके साथ आर्मी चीफ भी जाते हैं, पूरी हुकूमत जाती है, कभी सऊदी अरब जाते हैं, कभी UAE जाते हैं, कभी IMF के सामने हाथ फैलाते हैं। दूसरी तरफ ये तमाशे लगे हैं। तो ये इस्तेकाम आएगा। मैं ऐसे कहता हूँ कि जब तक यूथिया वायरस की वैक्सीन नहीं आती तब तक इस्तेकाम ला के दिखाओ, चाहे उल्टे खड़े हो जाओ। ये सुने ज़रा, ये क्या आज मैंने आपको कहा था ना, मैंने आपको बड़ी काम की चीज़ें सुनानी है और दिखानी भी हैं। ये लें, आपको मेरे से वादा करना पड़ेगा। अगर इन्होंने खुदा न खास्ता मेरे मुंह में खास, अगर इन्होंने इमरान खान की जान ली तो बुशरा बीबी की इज्जत की चादर आप सब बनेंगे। आप खड़े होंगे इमरान खान के नजरिए के लिए, आप इमरान खान के नजरिए को पूरा करेंगे। इमरान खान को नुकसान पहुंचाएंगे, इमरान खान बनेगा। अगर इमरान खान को इन्होंने कुछ किया, मारा, तो आपको कसम है आप बुशरा बीबी की इज़्ज़त की चादर आप बनेंगे। ये शहबाज गाली कह रहा है। ये वो बंदा कह रहा है जो यहाँ पे उसको पकड़ा तो उसको दमा हो गया था। ये इतने ही बहादुर हैं, बहादुर ये इतने हैं, उसको यहाँ पे दमा हो गया, ठीक है ना। तो वो खांसते खांसते बेहोश हो गया, वो एम्बुलेंस में उसको उठा के आए। ये इस तरह के लोग हैं। आज वहाँ वो जाके, वो जनाब वहाँ जाके बहादुर बन गया है और स्टेट को धमकियाँ लगा रहा है कि आपने ये करना है। असल में मामला क्या है, मामला ये है, कोई भी, अल्लाह ताला हर किसी की हिफाजत करे, और जब तक जिस किसी की भी ज़िंदगी है, हर किसी ने जाना है, वो वही हक़ का राह है, वही वाली बात है। और इसमें कोई ऐसी, एक बंदे की 75-76 साल उम्र है तो क्या आखिर मरना है, फ़ना है। लेकिन अब ये क्यों प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक कर रहे हैं, क्यों आगे हो के मिल रहे हैं कि यार अगर ऐसा हुआ तो हमारे तो डॉलर बंद हो जाएंगे, उनके नाम पे तो हम डॉलर इकट्ठे कर रहे हैं। तो उनके बाद भी हाथी ज़िंदा तो लाख का, मरे तो 1.25 लाख का करना है उसे, क्योंकि हमने डॉलर इकट्ठे करने हैं।
اس کے نام پہ ہم نے ڈالر ضرور اکٹھے کرنے ہیں. یہ نظریہ ہے, باقی کوئی نظریہ نہیں ہے. نظریہ کون سا ہے؟ شہباز غالی جیسا بندہ کہ کیا نظریہ ہے؟ کون سی بڑی یہ وہ شاندانہ گلزار نے ابھی نہیں کہا کہ یہ جو ویڈیو لگائی ہے یہ مجیب الرحمان والی, یہ انہوں نے کس نے لگائی ہے اور یہ ڈالر کما رہے ہیں لوگ. یہ سارا چکر ڈالر کا ہے. یہ جس کے بھی کہنے پہ لگائی ہے, نہیں لگائی, جو کچھ بھی ہے, خان نے انسٹرکشنز دی ہیں, کچھ بھی کیا. اب دوسری طرف دیکھیں, یہ ذرا اصلیت میں دکھا رہا ہوں آپ کو 2 ویڈیوز میں, یہ دیکھیے گا, اسی پر ختم کروں گا. یہ اصلیت ذرا دکھا رہا ہوں, یہ ذرا دیکھ لیجئے. یہ اس کی انویسٹیگیشن نہیں ہونی چاہیے, اس کی انویسٹیگیشن نہیں ہونی چاہیے. یہ دیکھیں. بھارتی تجزیہ کار سومی جین نے بڑا دعویٰ کر دیا. کہا نریندر مودی نے عمران خان کو کشمیر کے بدلے 200 کروڑ روپے کا چندہ دیا. جی کا بھی ماسٹر اسٹروک ہے. ہم لوگ 10,000 سے لے کے 12,000 کروڑ روپیہ ہر سال کشمیر کے اوپر لگاتے تھے, خرچ کرتے تھے. مودی جی نے کیا کیا؟ عمران خان کی پارٹی کو فنڈز دلا دیے 100-200 کروڑ روپے. وہ چپ ہو گیا, ان کے اگینسٹ بولنا شروع کر دیا. جو ہمارا 9,900 کروڑ روپے بچ رہے ہیں اس کو اپنے ڈیولپمنٹ میں لگا دیا. اس سے بڑھیا گیم کیا ہو سکتی ہے؟ بھائی عمران خان نے جو انڈیا کے لیے کیا ہے, اینڈ مائنڈ یو جو ان کا جو اکاؤنٹ تھا جس کے اندر ان کے اوپر نیب میں کیسز بھی چل رہے ہیں, یہ فنڈز کہاں سے آئے ہیں, اس کے اندر انڈینز کی بہت بڑی کنٹریبیوشنز ہیں. اینڈ دس دے ہیو نیور ڈکلیئرڈ, جو کہ کافر کنٹری سے ان کو الاؤڈ ہی نہیں تھا فارن کنٹری سے پیسے لینا. آپ کریں اندازہ, آپ جواب دیں ان کا. اب نہیں چاہیے کہ اسٹیٹ کے ادارے اس کی انویسٹیگیشن کریں کہ کشمیر کو کس طریقے سے بیچا گیا. اب نہیں چاہیے کہ اس الزام کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے, پوری تحقیق ہونی چاہیے. اور وہ کوئی تحقیق اتنی راکٹ سائنس ہے؟ وہ جو اکاؤنٹس میں آئے ہیں تو اس میں تو وہ پھر وہ ویسے ہی چپ ہو گئے ہیں کہ کدھر اکاؤنٹس میں آئے ہیں اور کس طریقے سے آئے ہیں اور کس نے لیے ہیں. اور یہاں پر یہ ہے کہ جی مودی جی نے دلوائے ہیں, جس سے بھی دلوائے ہیں, وہ راہ سے دلوائے ہیں, اپنے ایجنٹ سے دلوائے ہیں. یہ کوئی پاکستانی نہیں کہہ رہا, یہ خود ایک انڈین تجزیہ کار کہہ رہا ہے. تو پوچھیں بھائی, اس کی پوری انویسٹیگیشن ہونی چاہیے, پوری اس کی ایک جس کو آپ اتنا ایماندار بنا چڑھا کے پیش کر رہے ہیں ماشاءاللہ, اس کا یہ دیکھیں یہ ان کا اپنا یہ جسٹس وجیہ الدین صاحب کیا کہہ رہے ہیں. جسٹس وجیہ الدین ایک کوئی عام نام تو نہیں ہے. جسٹس وجیہ الدین ایک عدلیہ میں ایک ایماندار ترین نام کے طور پہ مشہور ہیں. جسٹس وجیہ الدین کی قسمیں, ان کی دیانت کی, ان کی ایمانداری کی, ان کی آنیسٹی کی عمران خان قسمیں کھایا کرتا تھا. اب جسٹس وجیہ الدین کیا کہہ رہے ہیں یہ ذرا سن لو یوتھیو, اور پھر ٹکرے مارو. یہ سنو. میں آپ کو یہاں وضاحت دینا چاہوں گا, یہ سوچ بالکل غلط ہے کہ عمران خان کوئی دیانتدار آدمی ہے. عمران خان کی صورتحال یہ ہے کہ انہوں نے سالہ سال سے کبھی اپنا گھر خود نہیں چلایا. ابتدا کے اندر یہ جہانگیر ترین والے لوگ 30 لاکھ روپیہ ماہوار وہاں دیا کرتے تھے ان کا گھر چلانے کے لیے. پھر یہ ہوا کہ جی یہ 30 لاکھ کے اندر نہیں چلے گا, 50 لاکھ روپیہ ماہوار وہاں دینا شروع کیا. اب ان کے پاس گاڑی ہو تو فیول سے بھری ہوئی ہونی چاہیے, ان کی جیب میں پیسہ ہو یا نہ ہو, دوسرے سارے لوگ جو ہیں وہ پیمنٹ کرنے کے لیے ایک دوسرے سے سبقت لے جانے والے ہوں. اب جہاں پر یہ صورتحال ہو, ایک ہمارے ساتھی تھے پی ٹی آئی میں, انہوں نے ایک بات بڑی اچھی کہی جو میں دہرانا چاہوں گا. انہوں نے یہ کہا کہ وہ شخص جس کے جوتے کے لیس بھی اپنے نہیں ہیں وہ اپنے آپ کو ایماندار کیسے کہہ سکتا ہے. تو یہ مالی نوعیت کی بھی جو بدعنوانیاں ہیں, یہ مت سمجھیے کہ وہ کوئی دیانتدار آدمی ہے. اس طرح کے بہت سارے لوگ تھے جو کہ پارٹی میں فنڈنگ کیا کرتے تھے, بہت سارے ادارے تھے جو پارٹی میں فنڈنگ کیا کرتے تھے, یہ عمران خان صاحب کے لیے ذاتی لیا کرتے یہ تھے. عمران خان صاحب کے ذاتی اخراجات کے لیے پیسے آتے تھے یا یہ پارٹی فنڈ کے لیے پیسے آتے تھے؟ نہیں, یہ پیسے جو میں نے جس کا طرز کیا یہ تو بنی گالا چرانے کے لیے آتے تھے, صحیح, گھر چلانے کے لیے آتے تھے. اچھا, یہ پارٹی فنڈ کی بات نہیں ہو رہی, وہ تو ایک الگ ہی چیز ہے. اب کر لیں چیلنج, آپ جسٹس وجیہ الدین کو چیلنج کر لیں. اور پہلے لوگ جسٹس وجیہ الدین صاحب نے ایک دفعہ پہلے بھی یہ بات کی تھی, اس وقت لوگ کہتے یار 50 لاکھ روپیہ مہینے کا وہ کہہ رہا ہے کہ جناب بنی گالا کا کچن چلانے کے لیے یا گھر چلانے کے لیے. اب معاملہ پتہ کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ جو اب ایڈوکیٹ جنرل نے لاہور ہائی کورٹ میں بتایا, ایک بندے پر, وہ ایک بندہ ہے, اس پہ 12 لاکھ روپے خرچ ہو رہے ہیں مہینے کے عمران خان پر.
जेल में, 12 लाख रुपए। तो फिर जब वो बनीगाला में था तो फिर वो खर्च उसी तरह से ही होगा ना। फिर वो पता नहीं उनके साथ उनके पास कौन कौन आते होंगे, क्या क्या अल्ले तल्ले होंगे, कौन से मतलब है वो अयाशियाँ होंगी, क्या क्या सूरत हाल होगी। तो ये कह रहे हैं कि जी इब्तदा में वो 30 लाख देते थे, फिर बाद में कहा कि ये 30 लाख पूरे नहीं होते। तो फिर वो कहते हैं जिनके जूतों के तस्मे भी कोई और देता है वो ईमानदार हो सकता है। भाई करो चैलेंज ना, जस्टिस वजीउद्दीन को ले जाओ ना, कोर्ट ले जाओ ना कि ये आप क्या बात कर रहे हैं। और फिर उसके बाद कोर्ट बुलाए फिर जहांगीर तरीन से भी, और फिर उनसे भी एफिडेविट ले, और बाकी भी अलीम ख़ान से, या बाकी भी वो अलीम ख़ान साहब पहले कह चुके हैं कि क्या क्या मांगते थे ये। और तो और जो कि सरदार इलियास साहब जो कि एक्स वो वज़ीर आज़म हैं आज़ाद कश्मीर के, उन्होंने भी कहा है कि 1-2 अरब तो खान साहब वैसे ही मांग लिया करते थे। अब आप अंदाज़ा कीजिए ये वो ईमानदार आदमी है, बंदा बड़ा हाजी है, ठीक हो गया ना, बड़ा नेक और बड़ा पवित्र और बड़ा साफ़ शफाफ और बड़ा ही दयानतदार आदमी है। ये उसकी दयानत के और ये चटा कटा खुल रहा है, बीच चौराहे हंडिया फूट रही है, लेकिन यूथिए वो नंगा भी नाचे ना चौराहे पे, फिर भी उसको वली मानेंगे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।